औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा जो लेक्चर है सीरीज़ CS 304 की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल टर्म के लिहाज से, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ आपसे शेयर करना है, आपको बताते जाएँ कि कुछ पहले भी बच्चों ने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी कर रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट फाइल जो है ये शेयर कर दें। तो उसके लिए है कि आप जब हमारा चैनल जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज है उसको ओपन करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो साथ में ये सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज ये एक लिंक यहाँ पे मौजूद है ऊपर, ठीक है। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक ये ओपन होगा जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज विद MB मैम ब्लॉगर, ठीक है। इसमें आपको सब्जेक्टिव इसमें मिड टर्म मिड का और फाइनल का दोनों का आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेंगे, इस पर क्लिक करने से आप जो है उन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी मौजूद होंगे, यहाँ पे सब्जेक्टिव भी मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से जो भी वहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड हुआ करेगी ना, वो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे हम उनका डॉक्यूमेंट जो फाइल भी वो भी यहाँ पे शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ले लीजिएगा। तो चलिए हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास लेक्चर नंबर 19, जिसमें हमारे पास स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर ये जो हमारे पास डबल लेस देन एरो मौजूद है, ठीक है। जो सी आउट से हम बाद में लगाते हैं, सी आउट के बाद में इसको हम देखते हैं। इसको स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। दिस स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर इज यूज्ड टू सेंड डाटा फ्रॉम अ प्रोग्राम टू एन आउटपुट स्ट्रीम सच एज डिस्प्लेइंग डाटा ऑन दिस स्क्रीन यूजिंग आउटपुट। मतलब वो डाटा जो हम प्रोग्राम में लिखते हैं या कोड वगैरह में लिखते हैं कोडिंग के फॉर्म में, ठीक है। और फिर उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना, ठीक है, आउटपुट दिखाना, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कोडिंग लिखते हैं C++ में, और कोड लिखने के बाद जब हम सी आउट करते हैं तो सी आउट के आगे जो भी हमने देना होता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है हेलो वर्ल्ड की, तो हेलो वर्ल्ड के वहाँ पे लिखा होता है, तो फिर हम उसे कंपाइल करते रन करते तो स्क्रीन पर शो हो जाता है, होता है ना। बिल्कुल इसी तरह ये स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर उसके बारे में बता रहे हैं, जो सी आउट में लिखकर हमने कोडिंग में जो है वो डिस्प्ले करना होता है, स्क्रीन पर दिखाना होता है, ये उसके बारे में है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि डबल लेस देन ये जो मौजूद हैं इनको हम जो है स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं, इंसर्शन, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे बता रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है वर्क विद बिल्ट इन डाटा टाइप, मतलब डाटा टाइप को बिल्ड करने के लिए ही वर्क करते हैं। लेकिन OOP में यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये ओवरलोड किए जा सकते हैं दिस ऑपरेटर, सो इट कैन आल्सो वर्क विद यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये यूज़र डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी ये वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। वो मतलब वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक यूज़र यूज़ करते हुए खुद क्रिएट करता है, ठीक है। आर ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स दैट आर क्रिएटेड बाय द यूज़र रेदर देन बीइंग पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मतलब ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज का पार्ट नहीं होते हैं, हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे क्लास फंक्शन आपने देखा होगा असाइनमेंट्स में, या आप जिन्होंने खुद की होंगी या प्रोग्रामिंग वगैरह खुद की होगी, बनवाई नहीं होगी, उन्हें पता होगा कि क्लास फंक्शन बनाया गया था, ठीक है, असाइनमेंट्स में। तो क्लास फंक्शन जो है ये खुद क्रिएट करता है जो यूज़र होता है, जो यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। और जैसे फंक्शन फ्रेंड फंक्शन वगैरह है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन जो है ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज होते हैं, इनके ज़रिए से इनकी मदद से क्लास फंक्शन ज़रूर बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट में क्लास फंक्शन जो है ये बेस्ट एग्जांपल है इसकी। और ओवरलोडेड का मतलब होता है कि नेम सेम ही रहना, एक ही रहना, लेकिन उसका काम डिफरेंट हो जाना, मतलब डिफरेंट अंदाज में उनका काम मुख्तलिफ काम होना, ठीक है। मुख्तलिफ तरीक़ों से वो काम कर सके, उनके पैरामीटर्स मुख्तलिफ हों, लेकिन जो काम हो वो नेम हो वो सेम ही हो, नेम सेम हो, ठीक है। तो ये ओवरलोडेड, ठीक है। ये इंसर्शन ऑपरेटर हो गया हमारे पास। अब एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर में हमारे पास सीन आ जाता है, वो सी आउट था इंसर्शन, और ये सीन है। द स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ये ग्रेटर देन के आगे है, डबल ग्रेटर देन
के साइन इज यूज्ड टू टेक डाटा फ्रॉम एन इनपुट स्ट्रीम लाइक कीबोर्ड इनपुट यूजिंग। यानी जब हम डाटा यहाँ से लेना होता है, जब हम लिखते होते हैं प्रोग्रामिंग, हम लिखते हैं सी इन, ठीक है, और फिर आगे हमने कुछ भी देना होता है कि हम देते हैं कि हमने इसके अंदर एंटर करना है, हम बताएंगे कि यहाँ पे हमने क्या एंटर करना है, ठीक है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स एंटर करना है, ठीक है। जब हम उसे कंपाइलर रन करेंगे और जब वहाँ पे वो स्क्रीन पर शो होगा तो फिर हम कीबोर्ड के ज़रिए उसमें वैल्यूज़ एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। अब इसमें वो बता रहे हैं कि जस्ट लाइक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर दिस ऑपरेटर कैन आल्सो बी ओवरलोडेड टू रीड वैल्यूज़ इनटू ऑब्जेक्ट्स। ये जो है वैल्यूज़ को रीड करने के लिए जो है वो ओवरलोड हो सकता है, ठीक है, हो जाता है। और इजी एग्जांपल इसमें यही आ गई, एज आ गई। अब एज हमने यहाँ पे लिख दिया, अभी ये हमने सीन करना है, जब इसे कंपाइलर रन करेंगे ना तो फिर हम उसमें वैल्यू एंटर करते होते हैं। एज कोई भी एज एंटर करेंगे कि 16 है, 18 है, 17 है, 25 है, जो भी है, ठीक है। तो हमने एंटर एंटर किया ना कीबोर्ड के जरिए किया, तो ये हमारे पास हो गया एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया, ठीक है, सी एन। अब याद रखिएगा सी आउट जो हमारे पास है वो हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर है, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, और जो सी इन है हमारे पास ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, ठीक है, याद रखिएगा। दिस एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम दिस इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। अब ओवरलोडिंग, अब इनकी ओवरलोडिंग आ गई है, ठीक है। Overloading the stream insertion operator allows an object to be directly printed using cout, ठीक है। मतलब ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है ना, ये इस चीज़ को अलाउ करती है कि इसको डायरेक्टली प्रिंट कर ले जाए। देखिए जब हम ऐसे करते हैं उसे कंपाइल करते हैं, जब सी आउट हमने देखा तो उसमें हमने लिखा, फिर हम उसको कंपाइल करते हैं। जब कंपाइल करते हैं तो वो खुद ब खुद से वो स्क्रीन पर शो हो जाता है, ठीक है। तो उसको मतलब वो उसके प्रिंट को फौरी तौर पर शो कर देता है, ठीक है। We overloaded this operator as a friend function because the left operand cout is not an object of the class, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ये ओवरलोड करता है एक फ्रेंड फंक्शन के तौर पर, क्योंकि ये खुद जो है ना सी आउट खुद जो है वो एक कोई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के तौर पर क्लास में यूज़ नहीं हो सकता सी आउट, इसलिए इसको यूज़ करने के लिए फ्रेंड फंक्शन को ओवरलोड किया जाता है, फिर ये यूज़ होता है, ठीक है। इसके बिना ये एरर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है फ्रंट, अच्छा फ्रंट फंक्शन यूज़ हो रहा है। फ्रंट फंक्शन क्या होता है? फ्रंट फंक्शन होता है जिसमें जो जो ना जिसको हमारे सारे प्राइवेट अंदर तक में जाने की ना उसके मेंबर्स को यूज़ करने की परमिशन होती है। मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लें कि अगर एक है आपका दोस्त है, वो आपका फ्रेंड है, तो वो जो ये जो फ्रेंड होगा ये आपके पर्सनल रूम तक भी जाने की परमिशन रखता होगा, ठीक है। बाकी गेस्ट आएंगे कोई भी तो गेस्ट रूम में बैठेंगे, लेकिन फ्रेंड आपका जो होगा वो आपके पर्सनल रूम तक जा सकता है, आपकी चीज़ों को भी मतलब वो देख सकता है, छू सकता है, उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है कि मतलब जो फ्रेंड फंक्शन होता है ना, वो क्लास फंक्शन के प्राइवेट मेंबर्स सारे तक उनको रसाई हासिल होती है उस इसको, ठीक। अच्छा इसके बाद हमारे पास ओवरलोडिंग स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसमें है कि हमारे पास अलाउज वैल्यूज टू बी रीड डायरेक्टली इनटू एन ऑब्जेक्ट यूजिंग स्कैन। मतलब इसको डायरेक्टली रीड करने जैसे हमने ऊपर भी देखा कि वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। और इट इज़ आल्सो ओवरलोडेड एज अ फ्रेंड फंक्शन, सो इट असेस प्राइवेट डाटा मेंबर्स, वो प्राइवेट डाटा मेंबर्स को असेस कर सकता है, ठीक है। और ये सी एन की इस तरह से ऑब्जेक्ट ये इस तरह से आता है, ठीक है। उसके बाद है अदर बाइनरी ऑपरेटर। अब अदर बाइनरी ऑपरेटर्स क्या हैं हमारे पास कि ये देखिए ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं वो जो टू ऑपरेंड्स के लिए यूज़ होते हैं, जैसे हमारे पास ए और बी होता है, ठीक है। तो फिर उसमें प्लस माइनस स्टारिक जो भी यूज़ होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन में है कि इन सी प्लस प्लस बाइनरी ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड टू वर्क विद ऑब्जेक्ट्स। मतलब सी प्लस प्लस में जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं वो ओवरलोड किए जाते हैं किसके साथ वर्क करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। इंस्टेड ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के लिए नहीं, ठीक है। जो हमारे पास सी प्लस प्लस में बाइनरी ऑपरेटर्स है ना, बाइनरी ऑपरेटर्स वो किस वर्क के लिए ओवरलोड किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वर्क करने के लिए, प्रिमिटिव डाटा के साथ नहीं, ठीक है। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या है हमारे पास? इज अ बेसिक बिल्ट इन डाटा टाइप प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। मतलब ये वो वाली होती है जो पहले से प्रोग्रामिंग में बिल्ट होती हैं, ठीक है, पहले से मौजूद होती हैं वहाँ पे, ठीक है। पहले से बिल्ट की हुई मौजूद होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इंट फ्लोट कार बूलियन वगैरह ये पहले से मौजूद है, ठीक है।
क्रिएट की हुई है, बिल्ड की हुई है, ठीक है, तो वो पहले से मौजूद है। तो ये जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है, ये सी प्लस प्लस की कोडिंग में इसको मतलब बाइनरी ऑपरेटर्स इनको ओवरलोड नहीं करते, इनके लिए यूज़ नहीं करते, सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करने के लिए ओवरलोड होते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल है ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, जैसे ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास लेक्चर नंबर 20। नेक्स्ट 20 में है सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर। सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर क्या होता है? इज यूज्ड टू असेस एलिमेंट्स ऑफ एन अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स। यानी किसी भी एलिमेंट को अरे की तरह मतलब उस एलिमेंट को, यानी उस अरे के जो एलिमेंट्स तक रसाई हासिल करना, ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसमें है कि इन ओओपी वी ओवरलोडेड दिस ऑपरेटर टू अलाउ ऑब्जेक्ट्स इंडेक्सिंग जस्ट लाइक अरेज, ठीक है। जैसे ये होता है ये अरे और इसके अंदर ये इंडेक्स होता है, ठीक है। ये टू जो होगा ये इंडेक्स नंबर होगा अब उसका, ठीक है। ओवरलोडिंग सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर है हमारे पास। ओवरलोडिंग दिस सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर अलाउज ऑब्जेक्ट्स टू बिहेव लाइक अरेज, ठीक है। यानी ये ऑब्जेक्ट को अलाउ करता है कि वो जो है ना एक अरे की तरह बिहेव कर सके, ठीक है। जो ओवरलोडेड सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये ओवरलोडेड है, पहले हमने सिर्फ सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर किया, ये ओवरलोडेड ऑपरेटर सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर, ठीक है, जो कि अलाउ करता है ऑब्जेक्ट को कि वो एक अरे की तरह बिहेव करे। जैसे इसमें इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन क्लासेस दैट मैनेज कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, ठीक है, लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि ऑब्जेक्ट है, ये इंडेक्स नंबर हो गया इज इक्वल 10 हो गया, अब 10 जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मतलब अब ये ऑब्जेक्ट को इस तरह से यूज़ कर रहा है ना, ठीक है। अब इसके बाद है कि फंक्शन कॉल ऑपरेटर। द फंक्शन कॉल ऑपरेटर अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड लाइक अ फंक्शन। ये फंक्शन कॉल ऑपरेटर जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को इजाज़त देता है कि वो खुद को एक फंक्शन की तरह कॉल कर सके, ठीक है, इस तरह से। फिर आफ्टर ओवरलोडिंग एन ऑब्जेक्ट कैन बी कॉल्ड जस्ट लाइक अ फंक्शन, ठीक है। मतलब ओवरलोडिंग के बाद वो जो है एक फंक्शन की तरह कॉल होता है जैसे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो एक फंक्शन की तरह खुद को कॉल कर सकता है, जो फंक्शन कॉल ऑपरेटर है, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्ट खुद को फंक्शन की तरह कॉल करवा सकता है, ठीक है। फंक्शन ऑपरेटर प्रोग्रामिंग है सबस्ट्रिंग ऑपरेशन। अब फंक्शन ऑपरेटर प्रोग्रामिंग और सबस्ट्रिंग ऑपरेशन, ठीक है। A function call operator can be overloaded to perform specific tasks such as a substring extraction, ठीक है। Function call operator can be overloaded or to perform specific task हैं, ठीक है, such as substring extraction हम ऊपर देखिए। If it allows flexible behavior by passing parameters instead parentheses, ठीक है। ये पैरामीटर्स को मतलब ये इसका बिहेवियर फ्लेक्सिबल होता है, ये जो पैरामीटर्स होते हैं उनको पासिंग करता है, ठीक है। पैरेंथिस के नहीं, पैरेंथिस जो हमारी ब्रैकेट्स वगैरह होती हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट टू 5 और मतलब रिटर्न सबस्ट्रिंग, ये हमें रिटर्न में सबस्ट्रिंग देगा, सबस्ट्रिंग। उसके बाद है यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स ऑपरेट ऑन ओनली वन ऑपरेंड सच एज इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और ये फैक्टोरियल, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स ये होते हैं जो सिर्फ एक के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, एक वक्त में एक के लिए। जैसे यूनरी ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड टू चेंज ऑब्जेक्ट बिहेवियर। ये जो है ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। जैसे इंक्रीमेंट ऑब्जेक्ट एक के लिए अभी ये एक टाइम पे एक के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट मतलब इसमें वैल्यू एक प्लस हो जाएगी, ठीक है, 1 प्लस हो जाएगा। प्री इंक्रीमेंट, प्री का मतलब पहले होता है, ये पहले हम देख चुके हैं, ठीक है। मतलब पिछले मिड टर्म में आई थिंक सो नहीं, पहले इससे भी पहले हम देख चुके हैं, ठीक है, मतलब पहले पढ़ चुके हैं हम ये। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब जो पहले होता है वो प्री इंक्रीमेंट, जैसे ये एक्स प्लस प्लस ऑफिस से एक बार रीड कर लीजिएगा। और पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि बाद में, पहले हम नंबर वो होगा जैसे ये ऑब्जेक्ट और बाद में हम प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। और इसी तरह डिक्रीमेंट भी होता है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। अब ओवरलोडिंग पोस्ट इंक्रीमेंट है, अब इसको ओवरलोड करना है, ठीक है। ओवरलोडिंग द पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अलाउज कस्टम इंक्रीमेंट बिहेवियर फॉर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, ये इस चीज़ की इजाज़त देता है कि इंक्रीमेंट जो बिहेवियर है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए हो, कस्टम हो, ठीक है। A dummy int parameter is used to differentiate post increment, ठीक है।
ये मतलब एक डमी जैसे हमने देखा था CS301 में कि एक डमी नोड बनाई थी, ठीक है? वो डमी नोड स्ट्रक्चर की खूबसूरती के लिए थी, स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए थी, सही करने के लिए थी, अच्छे से समझा जा सके, ठीक है? यहाँ पर भी हम डमी जो है इंट पैरामीटर जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है? पोस्ट इंक्रीमेंट में। अब यहाँ पे ओवरलोडिंग बार-बार यूज़ हो रहा है, हमने आपको पहले बता तो दिया, लेकिन यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी भी हुई है जो यहाँ करना चाहिए, यहाँ से वो कर भी सकता है कि overloading is a programming concept where multiple methods or operators share the same name but differ in their parameters list। ठीक है, मतलब ऐसा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है जिसमें मल्टीपल मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो ऑपरेटर शो करते हैं, मेथड उनके डिफरेंट होते हैं, वही बात है, नेम सेम रहता है, ठीक है, और उनके पैरामीटर भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप इनटू एन अदर, ठीक है, मतलब हमारे पास ये एक डाटा को दूसरे डाटा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, वो प्रोसेस है जो एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है। एक्सप्लेनेशन है, इट कैन बी ऑटोमेटिक और यूज़र डिफाइंड। ये ऑटोमेटिक होता है और यूज़र डिफाइंड से होता है, ठीक है, जो यूज़ करने वाला होता है ना, ये उससे होता है। इंट एक्स इज इक्वल 4.6। अब इंट जो है वो फ्लॉट में चेंज हो जाए, हमारी इंट वैल्यू है लेकिन वो फ्लॉट में चेंज कर दे, 4.6 कर दे उसे, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये यूज़र डिफाइंड खुद कर रहा है, जो यूज़र है, ठीक है। उसके बाद है टाइप कन्वर्जन फॉर यूजर डिफाइंड टाइप्स, ठीक है, इट अलाउज ऑब्जेक्ट्स टू बी कन्वर्टेड इनटू बेसिक डाटा टाइप्स और अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये इसको इसकी चीज़ की परमिशन देता है कि वो बेसिक डाटा टाइप से दूसरे ऑब्जेक्ट्स में है वो हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। डन यूजिंग कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर और कन्वर्जन ऑपरेटर्स। ये जो कन्वर्जन है ये होती है किस तरह, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेटर्स के जरिए होती है कन्वर्जन, ठीक है। ड्रॉबैक इसका क्या है हमारे पास, के टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर में कॉज एम्बिगिटी एंड रिड्यूस कोड एंड रीडेबिलिटी, यानी उसके उसमें एम्बिगिटी पैदा करता है और जो रीडेबिलिटी है उसकी जो है ना उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। ओके, इसके बाद है हमारे पास लेक्चर नंबर 22। इसमें हमारे पास इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस यानी विरासत से वो लेना। Inheritance in an OOP concept where a new class acquires properties and behaviors of an existing class, ठीक है, मतलब जो पीछे वाली क्लास जो मौजूद है उससे जो लेना होता है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह बिहेवियर वगैरह वो सब लेना, ठीक है, जैसे हमारे वालदेन ने अपने वालदेन से लिया और हमारे अंदर खूबियाँ होती दादा दादा की, तो वो ये सारी विरासत वगैरह होती है। एग्जिस्टिंग क्लास बेस क्लास होती है और न्यू क्लास जो उससे बनती है डाइव्ड क्लास होती है, ठीक है। अब इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस किस तरह से होती है। इनहेरिटेंस इन C++ अलाउज रीयूज ऑफ डाटा मेंबर्स एंड फंक्शंस ऑफ एन अदर क्लास, ठीक है, ये जो है ना अलाउ करती है कि जो डाटा मेंबर है वो फंक्शंस को यूज़ करें, दूसरे जो है ना उनके फंक्शंस को यूज़ करना, दूसरी जो क्लास है भाई, एक क्लास ने दूसरी क्लास के फंक्शन वगैरह को यूज़ कर ले, तो इस तरह से ये C++ में होता है, ठीक है। अब इम्प्लीमेंट यूजिंग सिंबल्स वगैरह, ठीक है, इसकी आपको सही मिसाल दो ना, तो सही मिसाल आप यूँ समझ लीजिए, जैसे आपने पहले हम वैसे ही कर चुके हैं कि एक टेम्पलेट बनाने के लिए हमने ना कोड लिखा है, ठीक है, कोडिंग लिख दिया, एक टेम्पलेट बनाया, ठीक है, उसके लिए कोडिंग लिखी हमने। अब उसी कोडिंग से हम कई और टेम्पलेट्स बना सकते हैं, ठीक है, उसी कोडिंग से सेव कर लेंगे, ठीक है, उसी कोडिंग से कई और हम जो है ना बना लेंगे टेम्पलेट्स। उसमें अगर हमने फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो थोड़ी बहुत जो फॉर्मेटिंग वाला होगा कोड वो हमने चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारा वही क्रिएट किया होगा जो एक बार हमने क्रिएट कर चुके हैं, और कई ज़्यादा हम उससे टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है कि ये मतलब वो एक बार बन चुका तो हम उससे बेसिक बोल देंगे कि बेस क्लास है, उससे आगे हम कई और बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इज अ रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, एन इज अ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट्स इनहेरिटेंस बिटवीन क्लासेस। ये क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप को इनहेरिटेंस को बता रहा है, ठीक है। ड्राइव्ड क्लास इज अ टाइप ऑफ बेस क्लास, मतलब ड्राइव्ड क्लास जो होती है वो बेस क्लास की एक टाइप होती है। स्टूडेंट इज अ पर्सन, अब स्टूडेंट एक पर्सन है, पर्सन बेस क्लास है, स्टूडेंट ड्राइव्ड क्लास है, पर्सन से स्टूडेंट बना, ठीक है, तो हम ये कहेंगे स्टूडेंट इज अ पर्सन, हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट जो है एक पर्सन है, ठीक है। लेक्चर नंबर 23 है हमारे पास, असेसिंग बेस क्लास मेंबर फंक्शन। ड्राइव्ड क्लास कैन असेस पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन ऑफ बेस क्लास। ये जो है हमारे पास पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस जो होते हैं वो ड्राइव्ड क्लास जो है
वो बेस क्लास के इन मेंबर्स तक भी रसाई हासिल कर सकती है। मतलब जो ड्राइव्ड क्लास जो नई बनी है वो बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन तक रसाई हासिल कर सकती है, ठीक है। प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट असेसिबल, इसमें जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो असेसिबल नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपकी ये कन्फ्यूजन है दूर करते हैं जाएँ कि प्राइवेट मेंबर्स क्या होते हैं, दूसरे क्या होते हैं। अब इस तरह से ये मिसाल ले लें कि जैसे हम अभी हमने ब्लॉगर की बात की, ठीक है। तो आप उसमें देखें जो है ना, हमने जो पोस्ट अपलोड करते हैं, ठीक है, कोई भी जैसे हमने लिंक शेयर किया, ठीक है, तो वो जो आप जो ओपन करेंगे वो सिर्फ आपके सामने वो पोस्ट ओपन होगी और आप वहाँ से वो लिंक जो है वो क्लिक करेंगे और अपना वो डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। वो पोस्ट की हुई है वो आपके सामने आ रही है, ठीक है। लेकिन उसके जो पीछे सारा सिस्टम है जहाँ से हमने इसको पोस्ट करना है, वो पोस्टिंग का जो सिस्टम है जहाँ लेआउट से या जो सारा सिस्टम है पीछे जहाँ से हमने उसकी सेटिंग करनी होती है, उसके टैग्स वगैरह लगाने होते हैं, सेट में उसको हमने फ़ॉन्ट वगैरह सेट करना होता है, वो सारा जो पोस्ट का सारा सिस्टम है वो सारा प्राइवेट है, वो सिर्फ हम तक है, वो आप नहीं देख सकते। वो सिर्फ वही देख सकता है जो उसका ओनर है, ठीक है, जिसने उसे क्रिएट किया, ठीक है। तो वो जो है मतलब कि वो हो जाएगा, ठीक है। और जो आप पोस्ट वगैरह देख रहे हैं उधर से वो आप निकाल रहे हैं, ठीक है, वो पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है वो पब्लिक है, ठीक है। जो और जो हम यूज़ कर रहे हैं मतलब कि जैसे वो आपको बताया कि पोस्ट वाला सिस्टम पार्ट, ठीक है, जिस तरह हम पोस्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो होगा प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है, वो आपको शो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरह और प्रोटेक्टेड हो गया हमारे पास, जैसे अब प्रोटेक्टेड में जैसे हमने पहले आपको फ्रेंड की मिसाल दी कि जो पर्सनल रूम तक जा सकता है उसको हम प्रोटेक्टेड भी कहते हैं, ठीक है। ओके। इसके बाद है हमारे पास protected access specifier. Protected members are accessible inside the class and its derived classes. मतलब ये क्लास के अंदर तक आ सकता है, ठीक है, इसकी रसाई क्लास के अंदर तक होती है, ठीक है। और उसकी derived क्लास की भी, ठीक है। और उसके बाद दे आर नॉट असेसिबल आउटसाइड दी, ये क्लास के बाहर नहीं होते, क्लास प्रोटेक्टेड जो है क्लास के अंदर होता है। एग्जाम्पल है प्रोटेक्टेड इंटेज, ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद है स्टैटिक टाइप। स्टैटिक टाइप इज द टाइप ऑफ पॉइंटर और रेफरेंस यूज्ड टू असेस एन ऑब्जेक्ट। यानी स्टैटिक टाइप हमारे पास वो होता है जिसमें वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनके पॉइंटर और जो रेफरेंस वगैरह होते हैं उनको यूज किया जाता है, ठीक है, उनको यूज करता है जो स्टैटिक टाइप पॉइंटर वगैरह, पॉइंटर मतलब उनकी जो हमारे पास लोकेशन होती है, एड्रेस होता है वो। इट इज़ डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम, ये कंपाइल टाइम डिनर होता है, ठीक है। उसके बाद है लेसन नंबर 24 मॉडिफाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, अब मॉडिफाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज डाटा मेंबर्स विद प्रोग्रामर डिफाइंड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ठीक है। जो मॉडिफाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना वो पहले से मौजूद जो बनी होती हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मौजूद होती हैं प्रोग्रामर में, ठीक है। वो शुरू से उन वैल्यूज़ को दे देता है मेंबर्स को, ठीक है, इब्तिदा ही में, ताकि उन्हें इब्तिदा ही से एक वैल्यू मिल जाए जो मॉडिफाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। मॉडिफाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पहले से ही डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मौजूद होती हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोग्रामर को जो मेंबर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है स्टूडेंट एज इक्वल 0, अब 0 वो पहले से डिफ़ॉल्ट वैल्यू मौजूद है इसमें, ठीक है। तो वो ये 0 एज वैल्यू निकाल के दे देगा जाके, ताकि एज के पास कोई वैल्यू तो मौजूद हो ना स्टूडेंट वाले, इसमें ये खाली ना हो, इसमें कोई वैल्यू तो मौजूद हो ना। अब बाद में जिसने चेंज करना होगा, जितने रखने हो चेंज कर लेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड विदाउट पासिंग आर्गुमेंट्स, यानी आर्गुमेंट्स के पासिंग के बगैर ये क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रोटेक्टेड एसेस स्पेसिफायर। प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इन एसेस लेवल, ठीक है। जो प्रोटेक्टेड होता है ना ये पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान ही वाला मेंबर होता है, ठीक है। ये पॉइंट है कैन नॉट बी असेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ये पहले हम ऊपर प्रोटेक्टेड ऊपर देख भी चुके हैं। कैन नॉट बी असेस्ड फ्रॉम आउटसाइड, वही आउटसाइड नहीं होता, ठीक है। और ये कैन बी असेस्ड बाय ड्राइव्ड क्लास एंड बिहेव्स एज प्रोटेक्टेड मेंबर्स इन देयर ड्राइव्ड क्लास, ड्राइव्ड क्लास में बिहेव का हो असेस कर रहा है ये, ठीक है। सिग्निफिकेंट इनहेरिटेंस एंड नॉट स्टैंड अलोन क्लासेस, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्टैटिक टाइप ऑफ एन आइडेंटिफायर।
द टाइप यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल पॉइंटर, ठीक है। मतलब वो टाइप जो स्टैटिक जो हमने पहले ऊपर देखी भी है, ठीक है। मतलब वो टाइप जो वेरिएबल्स के पॉइंटर वगैरह को डिक्लेयर करती है। और स्टूडेंट स्टैटिक आ गया, स्टूडेंट आ गया, पर्सन आ गया, तो अब इसके स्टैटिक टाइप हो जाएगी स्टूडेंट स्टैटिक। स्टैटिक मीन जो एड्रेस होता है ना हमारे कोडिंग में जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, डेफिनेशन है सबसे पहले, स्पेशल मेंबर फंक्शन यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। यानी जो पहले वाला एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है पहले से जो मौजूद है उसकी हू बहू कॉपी तैयार करना, ठीक है। उसको बिल्कुल हू बहू कॉपी कर लेना और उसकी न्यू कॉपी तो क्रिएट कर देना, ठीक है। जैसे क्लास नेम कॉन्स्टेंट है तो क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। पहले नेम था अब ऑब्जेक्ट कर दिया उसके साथ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास इनहेरिटेंस कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव्ड क्लास कॉल्स बेस क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर फर्स्ट। अच्छा, जब कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है ना तो इसमें ड्राइव्ड क्लास को सबसे पहले कॉल किया जाता है और फिर बेस क्लास को किया जाता है कॉल। शैलो कॉपी ओनली कॉपीज पॉइंटर वैल्यूज बोथ ऑब्जेक्ट्स शेयर मेमोरी रिस्क विद डायनेमिक मेमोरी। मतलब ये सिर्फ जो है पॉइंटर जो शैलो कॉपी होती है सिर्फ पॉइंटर्स को वाली जो वैल्यूज होती है ना उनको सिर्फ कॉपी करती है, ठीक है। और ये फिर मैं मेमोरी को शेयर करती हूँ और ये डायनामिक मेमोरी के लिए रिस्की हो सकता है। डीप कॉपी जो ये सब कुछ कॉपी करती है ओवरऑल, सारा कुछ कॉपी कर लेती है, ठीक है। और ये सेफ होती है डायनामिक मेमोरी के लिए, ठीक है। उसके बाद है टाइप कन्वर्जन कास्टिंग, ठीक है। कन्वर्टिंग वन टाइप टू अनदर, मतलब एक टाइप वही कन्वर्शन आ गई है, ठीक है। आप इनसे देख लें, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इम्प्लिसेंट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब कन्वर्जन को कास्टिंग भी कहा गया, आपने नोट किया है कि नहीं। कन्वर्जन को कास्टिंग कहा गया, आप देख लीजिए। ये इस तरह से भी बोल सकते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो कास्टिंग जो है वो कन्वर्जन को कहते हैं, ठीक है। और इसकी ये टू है हमारे पास, ये देखें इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग है। इसमें और ये ऑटोमेटिकली डन होता है जब कंपाइलर होता है, ठीक है। और एक्सप्लिसिटिंग में जो प्रोग्रामर होता है जो यूज़ कर रहा होता है उसकी रिक्वेस्ट से कन्वर्जन होती है, ठीक है। याद रखिएगा, इम्प्लिसिट में ऑटोमेटिकली और एक्सप्लिसिट में प्रोग्रामर रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। अप कास्टिंग यानी ड्राइव टू बेस, ठीक है, और नीचे से ऊपर, ठीक है। और डाउन कास्टिंग यानी बेस से ड्राइव ऊपर से नीचे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 25 है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स डिफाइनिंग मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। वही ओवरलोडिंग फंक्शन जो हमने ऊपर किया था कि जिसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, नेम सेम नेम होता है और पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। जैसे अकर इन दी सेम क्लास, ठीक है। जैसे सेम क्लास में अकर होना फंक्शन ओवरराइडिंग। अब ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में फ़र्क आप देख लें, ठीक है। Function overloading occurs when a derived class provided its own version of a base class function, ठीक है। जो अपना खुद का एक वर्जन दे देते हैं, ठीक है। मतलब एक ड्राइव्ड क्लास है ना जी, तब कर होता है जब ड्राइव्ड क्लास जो है ना एक प्रोवाइड करती है अपना एक वर्जन, ठीक है, बेस क्लास को, ठीक है। जैसे अकर इनहेरिटेंस, जैसे इनहेरिटेंस में हो जाता है अक्सर। मतलब देखें देखें एक इस तरह के बेस क्लास में था कि एनिमल कैन स्पीक, ठीक है। ठीक है, वो बोल सकते हैं। अब जब नेक्स्ट हम गए, ठीक है, ड्राइव्ड क्लास बनी डॉग, तो डॉग वो ड्राइव्ड क्लास थोड़ी उसमें चेंजिंग करे और ये कह दे कि डॉग कैन बार्क, ठीक है, यानी वो भौंक सकता है। तो मतलब वो स्पीक मैंने बोल सकते हैं, आवाज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जब ड्राइव्ड क्लास आई न कैट कह लें या डॉग कह लें, ठीक है, तो उनको हमने बोल दिया कि जो डॉग है वो बार्क करता है और जो हमारे पास कैट है वो म्याऊं, ठीक है। तो इस तरह से उनमें थोड़ी चेंजिंग आई, ठीक है। तो वो फंक्शन मतलब चीज़ वही है, चीज़ वही चल रही है, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो काम करने के दो अंदाज हैं, तरीके हैं, वो थोड़े बदल के हैं। वो और भी काम कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, अब ये देखते हैं, ठीक है। अब ओवरलोडिंग में हमारे पास सेम क्लास होती है, कंपाइल टाइम ये शो होता है और डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। ओवरराइडिंग में ड्राइव्ड क्लास होती है और रन टाइम होता है ये, और सेम पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अब ये फ़र्क याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद है हमारे पास हेराची ऑफ इनहेरिटेंस, इसे हेरासी भी बोलते हैं, हेराची भी बोलते हैं, जो भी पढ़ लें आप।
Hierarchy of inheritance shows arguments of base and derived classes, ठीक है। मतलब ये जो होती है हमारे पास आर्गूमेंट्स को शो करती है जो बेस क्लास के और derived क्लास के होते हैं। इट इम्प्रूव्स कोड रीयूज एंड स्ट्रक्चर, मतलब ये स्ट्रक्चर और जो कोड होता है उसको रीयूज करने के काबिल बनाता है, ठीक है। ये भी हमारा लेक्चर जो है CS 304 का 19 से 25 तक लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह 26 से 30 करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी लाजमी कर लीजिए और दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।